हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का दूसरा भाग। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था पुष्प की संरचना कैसी होती है। पुष्प की संरचना तथा लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। पिछले पार्ट में हम इसके नर भाग पुमंग एंड्रोशियम के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तथा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम इस पुष्प के इस मादा भाग के बारे में, जिसे जायांग कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम इस गायनोशियम के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं कि यह कैसा होता है। यहाँ इस चित्र में एक परिपक्व जायांग दिखाया गया है। इसे हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है इसमें। तो हम जानते हैं कि जायांग में यह एक जायांग का स्ट्रक्चर है। इस जायांग में 3 हिस्से होते हैं। इसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं तथा वर्तिकाग्र के ठीक नीचे वाला हिस्सा वर्तिका स्टाइल कहलाता है तथा इस वर्तिका के ठीक नीचे का हिस्सा, ये जो फूला हुआ गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये जो रचना दिखाई दे रही है गोल सी, इस अंडाशय के अंदर, इसे कहते हैं बीजांड। यह बीजांड जिस वृंत द्वारा बीजांड आसन से जुड़ता है, उस बीजांड वृंत को फनल कहते हैं। यह बीजांड 2 आवरणों द्वारा घिरा रहता है। इसके बाहरी आवरण को ये जो बाहर की तरफ आवरण बना हुआ है, इसका बाह्य आवरण आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है तथा इसका जो भीतरी आवरण है उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इस बीजांड के जो आवरण, बाह्य आवरण और अंतः आवरण हैं, यह एक सिरे पर खुला रहता है, यानी पूर्ण रूप से एक दूसरे से नहीं चिपकता। और इस हिस्से को हम बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो हमने देखा कि इस बीजांड में 2 आवरण बने हैं। इसके बाहरी आवरण को बाह्य आवरण, आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे तथा इस बीजांड के अंदर वाले आवरण को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं तथा जिस स्थान पर यह दोनों आपस में नहीं मिले हैं, खुला हुआ हिस्सा इस बीजांड का बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहलाता है। अब इस बीजांड के अंदर क्या होता है यह देखते हैं। यहाँ इस संरचना में जहाँ माइक्रोपाइल बनी होती है, बीजांड द्वार बना होता है, इसके ठीक विपरीत वाले हिस्से को बीजांड में इस बीजांड द्वार के विपरीत जो हिस्सा पाया जाता है उसे निभाग या चलिजा कहते हैं। इस बीजांड द्वार पर 3 कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। इन 3 कोशिकाओं में अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड कहते हैं। ये जो अगल बगल की कोशिकाएं यहाँ बनी हुई हैं, इन्हें सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड कहते हैं तथा ठीक बीच में जो एक कोशिका पाई जाती है, इसे अंड कोशिका एग सेल कहते हैं, जो मादा युग्मक की तरह व्यवहार करेगी। ठीक इसी तरह जैसा कि हमने माइक्रोपाइल पर देखा कि यहाँ 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हैं इस बीजांड द्वार पर, उसी तरह चैलिजा वाले भाग पर, निभाग वाले भाग पर भी 3 कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो यहाँ यह संरचना एक परिपक्व जायांग की दिखाई गई है। यहाँ पर एक परिपक्व बीजांड है इसके अंदर, लेकिन इन कोशिकाओं के बनने में क्या प्रक्रिया आती है, ये कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ एक बात के लिए ध्यान देंगे कि इसके अंदर, बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं हमने देखी कि 3 प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स चैलिजा वाले भाग पर हैं और 3 कोशिकाएं इस बीजांड द्वार पर माइक्रोपाइल पर हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल हैं तथा बीच वाली कोशिका अंड कोशिका एग सेल है। और ठीक बीच में 2 केंद्रक पाया जाता है, जिसे द्वितीयक केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं।
और यह संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रूणकोश किस अवस्था में होता है। तो हम देख रहे हैं इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी कोशिकाएं बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 और बीच में ये एक 7वीं कोशिका, यानी ये एक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसमें न्यूक्लियस की संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ न्यूक्लियस की संख्या 8 है, क्योंकि ये जो द्वितीयक केंद्रक है पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर 2 केंद्रक हैं। तो भ्रूणकोश हमारी कैसा स्ट्रक्चर हो गया, यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की रचना होती है, यानी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर है ये भ्रूणकोश। आइए अब हम गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि ये कैसे होती है। यहाँ पर एक जायांग का चित्र बना हुआ है। इसका अगला हिस्सा वर्तिकाग्र, ये ठीक इसके नीचे का हिस्सा वर्तिका, और वर्तिका के ठीक नीचे का ये फूला हुआ हिस्सा अंडाशय हो गया, और बीच में बनी हुई ये संरचना बीजांड है। अब इस बीजांड के अंदर बीजांड काय, आपको ये गोल सी रचना जो दिखाई दे रही है ये बीजांड काय है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। इसके अंदर हाइपोडर्मल सेल्स विकसित होती हैं, और ये हाइपोडर्मल सेल सूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 2 तरह की सेल्स बनाती है। हम जानते हैं कि सूत्री विभाजन में क्या होता है। सूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि पेरेंट सेल में होती है। जितनी पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या होगी, बनने वाली डॉटर सेल्स संतति कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी। अगर यहाँ पेरेंट सेल में 2n है गुणसूत्रों की संख्या, तो बनने वाली संतति कोशिकाओं में भी यहाँ भी 2n होगी और यहाँ भी 2n होगी। तो इस हाइपोडर्मल सेल से बनने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं में प्रथम प्रकार की कोशिका बीजाणु जनन कोशिका स्पोरोजीनस सेल कहलाती है, तथा दूसरी भित्ति कोशिका कहलाती है। यह बीजाणु जनन कोशिका जो हाइपोडर्मल सेल से बनी बीजाणु जनन कोशिका होती है, यह कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है। यहाँ एक बात पर ध्यान देंगे कि हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। यह गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगा शब्द जुड़ा हुआ है, यह मेगा शब्द हमेशा मादा युग्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। पिछले भाग में हमने देखा था कि नर युग्मकों के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो नर युग्मक होते हैं उनके लिए माइक्रो शब्द का प्रयोग करते हैं, और जहाँ भी मादा युग्मक होता है वहाँ पर मेगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेगा हिंदी में गुरु, मेगा बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस जो है गुरु बीजाणु जनन। इस न्यूसेलस के अंदर बनी हुई स्पोरोजीनस सेल बीजाणु जनन कोशिका अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 1 से 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और यहाँ इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यानी अगर मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी, तो बनने वाली उन चारों डॉटर सेल्स में, उन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n होगी। इसमें भी n होगी, इसमें भी n होगी, इसमें भी n होगी और इसमें भी n होगी। यहाँ बनी हुई इन 4 सेल्स में से, इन 4 बीजाणु कोशिकाओं में से 3 नष्ट हो जाती हैं, और सिर्फ एक ही कोशिका क्रियाशील रहती है। यह एक कोशिका आगे चलकर सूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये बनी हुई 2 कोशिकाएं एक बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है तथा दूसरी निभाग शैलजा की तरफ चली जाती है। विपरीत दिशाओं में जाकर इनमें फिर सूत्री विभाजन होता है तथा ये 2 कोशिकाएं
4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। 2 कोशिकाएं चैलेजा वाले भाग निभाग की तरफ होती हैं तथा 2 कोशिकाएं माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। अब इन बनी हुई 4 कोशिकाओं में पुनः एक सूत्री विभाजन होता है तथा ये 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ये इन 8 कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं निभाग वाले भाग की तरफ चैलेजा वाले भाग की तरफ होती हैं तथा 4 कोशिकाएं माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। इन 4 कोशिकाओं इन 4 का जो समूह बना हुआ है कोशिकाओं का, अब इन कोशिकाओं का व्यवस्था किस प्रकार इसमें होता है बीजांड के अंदर, यह देखते हैं। इन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका केंद्र की तरफ बढ़ती है। चैलेजा वाले भाग से एक कोशिका केंद्र की तरफ बढ़ेगी और इस माइक्रोपाइल बीजांड द्वार वाली कोशिकाओं के समूह से भी एक कोशिका केंद्र की तरफ बढ़ती है तथा यह दोनों मिलकर एक कोशिका का निर्माण यहाँ कर लेंगी। इस कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं जैसा कि हम देख सकते हैं और इसे हम द्वितीयक केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब बची हुई 3 कोशिकाएं जो चैलेजा की तरफ हैं वह व्यवस्थित हो जाती हैं एक साथ, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं तथा 3 कोशिकाएं जो माइक्रोपाइल की तरफ शेष बची हुई हैं वह भी एक साथ व्यवस्थित हो जाती हैं, जिनमें अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड कहते हैं तथा ठीक बीच में जो कोशिका पाई जाती है, ठीक बीच में मिलने वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। यह मेगा स्पोर की तरह व्यवहार करेगी।